लेन देन न्यूज़ चैनल में अनिल काला जी आपका स्वागत है। तो अनिल जी, आज जीएसटी पर क्या जानकारी हमारे दर्शकों को देने वाले हैं? बताएं। लेन देन न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आ रहा है और जीएसटी आने से पहले डीलर को, मैन्युफैक्चरर को, सर्विस प्रोवाइडर को क्या तैयारी करनी है, उसके संदर्भ में कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान चाहूँगा। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आप 31/3/2017 की बुक्स को कंप्लीट कराएं। उसके बाद 30/6/2017 की बुक्स को कंप्लीट कराएं। 31/3/2017 की जो बुक्स कंप्लीट हो उसमें जितने भी आपके वाउचर्स हैं, परचेज के बिल हैं, सेल के बिल हैं, उनको प्रॉपरली इंटर्ड कराएं और 31/3/2017 का स्टॉक को प्रॉपरली दिखाएं। उसके बाद 30 जून 2017 का जो स्टॉक आएगा आपका, उसको भी आप उन बिलों को कलेक्ट करें जिन बिलों में ड्यूटी लगी हुई है, वेट लगा हुआ है या सर्विस टैक्स लगा हुआ है, ताकि आपको आगे इनपुट मिल सके, सैनुएट क्रेडिट मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप बुक्स बनाएंगे तो आप सबसे पहले P&L को एनालाइज करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एनालाइज करें। उसमें जो खर्चे लिखे हैं आपने, वो खर्चों को देखें। कहीं वो खर्चे जो आपने दिखाए हैं रिवर्स चार्ज में कवर्ड हो रहे हैं क्या? तो जो खर्चे रिवर्स चार्ज में कवर्ड हो रहे हैं उनको आप एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट के हिसाब से उनमें एनालाइज करें कि वास्तव में ये जो खर्चे आ रहे हैं उस पर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज। दूसरा जो है लीगल फीस, यदि आपने कोई वकील को फीस का पेमेंट किया है जो एडवोकेट है। और तीसरी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, यदि कोई आपने इवेंट स्पॉन्सर्ड किया है और उसका खर्चा लिखा है तो वो भी रिवर्स चार्ज में आएगा। रिकवरी एजेंट, इंश्योरेंस सर्विसेज, इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो रिवर्स चार्ज में कवर की गई है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पूरा एनालाइज करें और उसको एक बार ज़रूर देखें। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक। आपको जो 30 जून 2017 का जो क्लोजिंग स्टॉक आप बुक्स में रखेंगे, बुक्स में दिखाएंगे, उस स्टॉक को एक बार प्रॉपरली एनालाइज करें। उसमें देखें कि कौन से ऐसे बिल हैं जिसमें वेट जुड़ा हुआ है, कौन से ऐसे बिल हैं जिसमें एक्साइज ड्यूटी जुड़ी हुई है, कौन से ऐसे बिल हैं जिनमें कैपिटल गुड्स है और उनमें ड्यूटी जुड़ी हुई है। तो आप क्लोजिंग स्टॉक का एलोकेशन करें। क्लोजिंग स्टॉक जो आप दिखाएंगे उसमें क्वांटिटी डिटेल्स के साथ दिखाएं और रेट वाइज एलोकेशन करें। रेट वाइज के आगे इन स्टॉक पे क्या रेट आएगी, तो आप उस तरह के बिलों को देखें। दूसरा, इसमें यदि कोई ऐसा स्टॉक है जो 1 साल से पुराना है तो आप उस स्टॉक को अलग से एक लिस्ट बनाएं। उस स्टॉक को आप, उसके बिल यदि आपके पास हैं तो आप उसमें देखें कि ये स्टॉक मैं सेल कर सकता हूं, तो 30 जून 2017 से पहले आप उस स्टॉक को सेल कर दें। यदि उसमें ड्यूटी और लिखी भी नहीं है या ऐसे बिल हैं जिसमें एक्साइज ड्यूटी तो लगी ही कहीं ना कहीं लेकिन बिलों में लिखी भी नहीं है, तो आप इस तरह के जो स्टॉक है उसको आप एक बार क्वांटिफाइड कर लें। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आपको ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल आपको 30 जून 2017 का जो रहेगा वो अपॉइंटेड डेट से 90 दिन के अंदर आपको TRN एक फॉर्म है वो दिखाना चाहता हूँ। वो TRN फॉर्म में आपको ये सबमिट करना है। ये TRN उनके लिए जिसमें एविडेंसिंग ऑफ ड्यूटी बिलों के अंदर आ रही है। यदि कोई बिलों में एविडेंसिंग ऑफ ड्यूटी नहीं है तो आपको TRN 2 भरना पड़ेगा। ये TRN 2
इसका भी टाइम पीरियड यही है 90 डेज फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट। तो जो स्टॉक की आप आगे क्रेडिट लेंगे, इनपुट लेंगे, वो आपको इन फॉर्म के माध्यम से भरी जाएगी। तीसरा आगे का जो पॉइंट है वो ये है कि यदि आपके कोई पुराने मिसमैच हैं और आपने रिटर्नों में शो हो रहे हैं और आपकी कोई डिमांड निकल रही है मिसमैच की वजह से, तो आपको उसको क्लियर कर लेना चाहिए 30 जून से पहले। ऐसे यदि ऐसे कोई फॉर्म्स, स्टेटरी फॉर्म जो सी फॉर्म है, एफ फॉर्म है, एच फॉर्म है, यदि विक्रेता से आपने कलेक्ट नहीं किए तो आप उनको कलेक्ट कर लें। और ये जो फॉर्म आपको सबमिट, मतलब जो आप कलेक्ट करोगे, और 30 जून को यदि उनका कोई पेंडिंग है, मिसमैच है उनका, तो आपको ये TRN1 में इनकी डिटेल देनी पड़ेगी सी फॉर्म की, सी फॉर्म, एफ फॉर्म और एच फॉर्म। इसमें लिखा है 1 अप्रैल 2015 से 30 जून 2017 तक के सी फॉर्म की डिटेल आपको इसमें बढ़ सकती है यदि वो पेंडिंग है। नेक्स्ट, अकाउंट्स स्टेटमेंट। जब आप देखोगे कि आपकी बुक्स के अनुसार कोई क्रेडिटर्स खड़े हैं या सप्लायर्स ऐसे हैं जिनसे आपको आपकी बुक्स के अंदर मैचिंग करनी है, सपोज रिकनसाइल करना है, यानी आपको आपके क्रेडिटर्स खड़े हैं और आपको उनसे स्टेटमेंट मंगाना है, और स्टेटमेंट मंगा के आपकी बुक्स के हिसाब से मैच करें कि बैलेंस रिकनसाइल हो रहा है, ताकि यदि कोई उनसे रिलेटेड स्टॉक की जो क्रेडिट है वो आपको शिफ्ट करने में दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत सरकार ने, GST काउंसिल ने HSN कोड निर्धारित किए, यानी कि आपको अब जब टैक्स इनवॉइस बनाओगे और आपको टैक्स इनवॉइस बनाओगे तो उसमें HSN कोड आपको 1.5 करोड़ से ऊपर में देना है। HSN कोड क्या है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी ये कैसे गवर्नमेंट ने HSN कोड इसलिए रखा है कि जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट होते थे उसमें HSN कोड लगता था पहले, लेकिन अब जो भी अपन प्रोडक्ट होंगे अपने, तो प्रोडक्ट वाइज आपको एक लिस्ट बनानी है और आपको HSN कोड ट्रेस करने हैं। तो आप अभी से एक लिस्ट बना लें और HSN कोड उसमें लिख लें आप, है ना। नेक्स्ट, आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, कुछ ऐसे इनवॉइस हैं जिसमें एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, और जैसे मान लो ऑटोमोबाइल के डीलर्स हैं, उनके पास जो स्पेयर पार्ट्स हैं और उनके पास कोई बिल अवेलेबल नहीं है अभी, और उस स्पेयर पार्ट्स में मैन्युफैक्चरर ने कहीं ना कहीं एक्साइज ड्यूटी दी है, तो इस तरह के प्रावधान है कि आप उनसे क्रेडिट ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, और यदि आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट है तो वो आपको दे देगा और उस के बेसिस पे आपको क्रेडिट मिल जाएगी। तो मेरा यहाँ कहना है कि आप इसकी तैयारी कर लें कि इस तरह की आप एक लिस्ट बना लें कि भाई इस तरह के 25,000 से ज़्यादा के मेरा वो है गुड्स है, और उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स भी लिखा जाएगा। यदि मैन्युफैक्चरर ने आपको CTD दे दिया तो आपकी एक्साइज की क्रेडिट उसमें मिल जाएगी 60/40 जो भी। इसके बाद आप, क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अभी सब जितने भी हैं अपने सर्विस प्रोवाइडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं या डीलर हैं, सब ने अपना GST पोर्टल पर, GSTN पोर्टल पर माइग्रेशन तो करा ही लिया होगा, आपको ARN नंबर भी इशू हो गए होंगे। तो मेरा कहना यहाँ है कि आप जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड हों, आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड हों, उनसे सबसे आप अपने पास ARN नंबर ज़रूर मंगवा लें, ताकि आपको जब 1 जुलाई 2017 को जो बिल बनाओगे तो आपको उस टाइम दिक्कत नहीं आए और आपके पास वो लिस्ट अवेलेबल रहो। कई बार ऐसा होता है कि जो बिजनेसमैन होता है या मैन्युफैक्चरर है, तो उसकी स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में भी ब्रांच होती है, और ब्रांच 5 स्टेट में भी हो सकती है, 3 स्टेट में भी हो सकती है। पहले तो सर्विस टैक्स और एक्साइज में सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का हो जाता था, ताकि आप जहां आपका हेड ऑफिस है वहां से आप सब बिलिंग कर सकते थे। लेकिन GST के अंतर्गत प्रावधानों में चेंज किया गया है कि हर स्टेट का आपको अलग से GSTN नंबर लेना है। तो आपको, यदि आपकी जहाँ जहाँ ब्रांचें हैं, तो पहले तो सोच लें कि कौन सी ब्रांच को रखना है, कौन सी ब्रांच को आपको बंद करना है, उस पर विचार करें। जिस ब्रांच को आपको रखना है
उसमें आप GSTN रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करें कि वहाँ जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा दूसरे स्टेट में, वहाँ से जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन के उनको कंपाइल करके रजिस्ट्रेशन के लिए तैयारी कर लें, ताकि आपको जब भी कोई बिल बनाना हो ब्रांच से तो आप तुरंत बिल बना लें। एक और बात आती है कि टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई का एक फॉर्मेट आप तैयार कर लें, क्योंकि जब 1 जुलाई 2017 को जो बिल बनाओगे आप, तो आप बिल्कुल तैयार हो कि टैक्स इनवॉइस जो है वो मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। इस तरह का टैक्स इनवॉइस है बिल, जो भारत सरकार ने एक्सेल फॉर्मेट में भी प्रोवाइड किया है। इसमें आपको जिसको माल बेचोगे उसका GSTN नंबर और उसका बिलिंग एड्रेस, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, HSN कोड, क्वांटिटी, डिस्काउंट जो भी दे रहे हो आप, CGST, SGST, ये सब आपको लिखना है। तो यदि आप नॉर्मल डीलर हैं तो टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, और यदि आप कंपोजिशन में जाना चाह रहे हैं तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। ये बिल ऑफ सप्लाई का एक फॉर्मेट है, किसी फर्म का है लेकिन फॉर्मेट इस तरह का रहेगा बिल ऑफ सप्लाई का, वो आप देख सकते हैं। 1.5 करोड़ तक तो इसमें HSN कोड की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो भी आपके जो सप्लायर हैं, आउटवर्ड सप्लाई जिसको करोगे, सर्विसेज दोगे, तो आप उनके फॉर्मेट तैयार कर लो, ताकि आपको 1 जुलाई को जब बिल बनाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आए। एक और बात कहना चाहूँगा कि GST में एडवांस पेमेंट एक इम्पोर्टेंट बिंदु है। यदि कोई गुड्स के अगेंस्ट में, सर्विसेज के अगेंस्ट में आप कोई एडवांस पेमेंट लेते हैं, तो उस एडवांस पेमेंट पे आपको उसी महीने में जो टैक्स की विदिन 20 डेज आपको पेमेंट करना पड़ेगा एडवांस पेमेंट पे। तो आप एडवांस पेमेंट पे रिसिट वाउचर इशू करोगे। ये रिसिट वाउचर का मैं एक फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। माहेश्वरी जी, कैमरा। ये एडवांस पेमेंट पे, इसमें जो आपको पूरी डिटेल दी है, आप इसको गो थ्रू हो जाएं, ताकि आपको पता रहे कि जब एडवांस पेमेंट आया है तो किस तरह से आपको रिसिट वाउचर इशू करना है। लास्ट एक बार और कहूँगा कि अब तक आप वेट में रजिस्टर्ड हो, एक्साइज में रजिस्टर्ड हो या सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड हो, यदि आपने अभी कोई रिटर्न्स पेंडिंग है, अपॉइंटेड डेट से 6 महीने के, पिछले 6 महीने के जो रिटर्न्स आपको पेंडिंग पड़े हैं वो आपने भरे नहीं हैं, यानी कि यदि कोई पुराने रिटर्न पेंडिंग है तो आप उन रिटर्न्स को फाइल कर दें, ताकि आपको जो सैन-वेट क्रेडिट लेनी है या जो वेट की क्रेडिट लेनी है या सर्विस टैक्स की इनपुट की क्रेडिट लेनी है, वो आपको प्रॉपर्ली मिल जाए। क्योंकि जो फॉर्मेट बनाया है उसके अंदर इन जो पुराने रिटर्न्स हैं आपके, और जो 30 जून 2017 को जिसकी क्रेडिट लोगे, तो उस रिटर्न के संदर्भ में भी पूरी जानकारी मांगी गई है। तो माहेश्वरी जी, मेरा ये कहना है कि मैंने सारे पॉइंट कवर किए हैं। तो जो भी GST के जो रजिस्टर्ड पर्सन है और 1 जुलाई 2017 को GST में माइग्रेट होकर और GSTN नंबर प्राप्त करेंगे, और सभी डीलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर इसकी तैयारी करें कि GST 1 जुलाई 2017 से पहले सारी तैयारी करके जब 1 जुलाई को दुकान पर जाएं या शॉप पे जाएं, फैक्ट्री पे जाएं, तो बिल बना सकें, क्योंकि उनके पास सारी डिटेल्स अवेलेबल होगी। मेरे इस वीडियो में मैं कई बार वेट की जगह GST की जगह वेट बोल देता हूँ, तो एक प्रैक्टिकल रूप में मैं समझा रहा हूँ, व्यवहारिक रूप में। इसको आप उस तरह से समझें, और आगे मेरा जो वीडियो होगा वो नॉर्मल डीलर से रिलेटेड जो भी होगा उसके बारे में बताऊंगा, थोड़ी आपको अच्छी सी जानकारी दूंगा। धन्यवाद दिनेश जी, और लेन देन न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ।